जो नतीजे आए मायूसी होगी। ये चुनाव जैसा लगा ही नहीं। चुनाव का एहसास नहीं था इन नतीजों में। ठीक वोटिंग के पहले 10,000 रुपए ट्रांसफर किए जा रहे, तो लेवल प्लेइंग फील्ड का नुकसान होता है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो कि अंत तक दिख रहा था, उसने भी अपनी भूमिका निभाई। जीत के को पितृत्व और मातृत्व की कोई कमी नहीं होती है। हर कोने में एक विजय के बाद आपको माता पिता उस जीत के मिल जाएंगे। हार हमेशा अनाथ होती है। क्या भारतवर्ष का चुनाव, बिहार का चुनाव हॉब्सन्स चॉइस की तरह हो गया है, जहां चॉइस नाम की चीज है लेकिन मूलतः वो चॉइस है ही नहीं। कैश जो है वो बिहार में नया कास्ट है। चुनाव का आभास होना बेहद आवश्यक है। हार जीत अपनी जगह, मेरे लिए चिंता का विषय है ये स्केल। और ये स्केल, उसमें 10,000 की भी भूमिका है, उसमें इलेक्ट्रल रोल्स की भी भूमिका है, उसमें चुनाव आयोग की चुप्पी की भी भूमिका है। ऑपोजिशन पार्टी जो डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट से जूझ रही है, तो आप मानेंगे फिर? नहीं, मेरा मानना है कि जिसको आप कहते हैं डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट, वो ये नहीं है, ये थ्रस्ट है कैपिटल का, कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को और हमारे कैंपेन्स को ये जो रील डिपेंडेंसी है ना, इससे निकलना। कमाई हो रही है उससे? नहीं, कमाई हो, लेकिन मेरा मानना है कि यूट्यूब लाइक्स या रील्स के व्यूज पॉलिटिकल कैपिटल आपके बन जाए, आपके वोटर में तब्दील हो जाए, ये जरूरी नहीं है। पूरा दक्षिण एशिया का भूखंड, मेरा मानना है, इसका मूल चरित्र एक है, क्योंकि हम एक ही थे, लेकिन चारित्रिक तौर पर हम अभी भी कमजोर को दबाना चाहते हैं। भाई तुम भी हम जैसे निकले, अब तक कहाँ छिपे थे भाई, बहुत बधाई, बहुत बधाई। जो दक्षिणपंथी राजनीति का जो उठान हुआ है, उसकी पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं तब डाली गई जब मुस्लिम अपीजमेंट की, जो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की जो नीति है, वो अपनाई गई। अपीजमेंट ये एक राजनीतिक उपकरण था। राष्ट्रवाद के चिलम में जो धर्म की अफीम पिला दी गई है, तो उसमें ज्यादातर जो लोग हैं डूब उतर रहे हैं। कि राष्ट्र, देश और देश की सरकारें, सरकार की आलोचना, देश की आलोचना, ये जिस जिस देश में इस तरह के प्रयोग किए गए अतीत में या वर्तमान में किए जा रहे, वहां सरकार का नुकसान नहीं होता, देश का नुकसान होता है। लेकिन कई बार आप कुछ विवाद भी पैदा कर देते हैं। ठाकुर का कुआं। मैं आज कबीर के दोहा को कहूं, जो तू बाभन बाभनी जाया, आन बाट काहे नहीं आया, जो तू तुरक तुरकनी जाया, भीतर ही खतना काहे न करा। आज इस पर भी विवाद हो सकता कि अगर विपक्ष छोटा है, जैसे नेहरू के टाइम के 3 जो पार्लियामेंट थी, विपक्ष बहुत छोटा था, लेकिन जो एक गरिमामय माहौल में विपक्ष को सुना जाता था, आज उसका अभाव है। सत्ता पक्ष ज्यादा अग्रेसिव हो गया। सत्ता पक्ष को ये लगने लगा है कि वो नेचुरली अग्रेसिव हो या ना हो, अग्रेशन उनका आभूषण हो गया है। अगर कोई आज आपसे पूछे कि सच लिखना जरूरी है या सुरक्षित लिखना जरूरी है, क्या कहेंगे? कि जो लोग धारा के विपरीत चलते हैं, वो बहुत विलासिता और ऐशो आराम की उनकी जिंदगी हो, इस ख्वाब को दरकिनार कर दें। मैं समझता हूँ धारा के खिलाफ चलना इस मुल्क में बेहद जरूरी है आज के दिन। मनोज कुमार झा, नाम तो आपने सुना होगा, और न सिर्फ नाम सुना होगा बल्कि 2018 में राज्यसभा के इनके पहले कार्यकाल से लेकर अब तक संसद में दिए गए इनके वक्तव्यों को भी सुना होगा, जो कि हमेशा वायरल होता है। ज़्यादा लंबी पृष्ठभूमि देने की बजाय सीधे बात करते हैं मनोज झा जी से, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आपका स्वागत है। शुक्रिया, शुक्रिया उमाशंकर जी। कहाँ से शुरू करें? इस विधा को आपसे बेहतर कौन समझेगा, आप तय करिए। मुझे लगता है कि बिहार चुनाव से शुरू करते हैं। जो नतीजे आए, मायूसी होगी। बिल्कुल। देखिए, हर हार मायूसी तो देती है, और मुझ जैसे व्यक्ति को तो महीना लग जाता है रेगुलर अखबार पढ़ने में भी। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा आपके माध्यम से, ये चुनाव जैसा लगा ही नहीं। चुनाव का एहसास नहीं था इन नतीजों में। मैं हार जीत की बात नहीं कर रहा हूँ,
ये जो स्केल है ना, ये ग्राउंड रियलिटी के ठीक विपरीत है। बहुत तरह की चर्चा है। मैं चुनाव आयोग भी गया था, जब ठीक वोटिंग के पहले 10,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जा रहे थे, क्योंकि पूर्व में 2 ओकेजन पे चुनाव आयोग ने इस पर विराम लगाया था। हमारा विरोध इस योजना से नहीं था, अव्वल तो ये योजना है नहीं। विरोध था कि जब चुनाव के ठीक इन वक्त पहले कल पहले चरण का है और आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो लेवल प्लेइंग फील्ड का नुकसान होता है। उस नाम की चीज़ ही नहीं रह जाती है। उसके अलावा ये कहा गया कि ये 10,000 2 लाख की पहली किस्त है, और ये तो कहा गया कई जगहों से ऐसी अपुष्ट खबरें, अपुष्ट इसलिए कहूँगा कि मेरे पास दस्तावेज नहीं है, पर कॉन्स्टिट्यूएंसी पूंजी ने जो गेम किया है उसके बाद, इसलिए मैंने कहा कि ये चुनाव जैसा नहीं है। हार सकते थे हम, मैं ऐसे नहीं कह सकता, इनकार करता, लेकिन ये स्केल नहीं होता। ये स्केल बताता है कि चुनाव जैसा नहीं था। लेकिन आप लोग जो हैं वो लगातार 10,000 रुपये को लेकर जो है सवाल उठाते रहे हैं, और वो जायज़ सवाल भी है विपक्ष का। लेकिन मेरा अगर व्यक्तिगत तौर पे मैं कहूँ, मैं भी बिहार चुनाव के लिए गया वहाँ पर, और मेरा आकलन ये था कि जो आरजेडी और कांग्रेस के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो कि अंत तक दिख रहा था, उसने भी अपनी भूमिका निभाई। देखिए उमाशंकर भाई, मैं एक बात आपके माध्यम से कहूँ, ये हम सब जानते हैं कि जीत के को पितृत्व और मातृत्व की कोई कमी नहीं होती है। हर कोने में एक विजय के बाद आपको माता पिता उस जीत के मिल जाएंगे। हार हमेशा अनाथ होती है। बहुत सवाल उठते हैं, लेकिन आत्मचिंतन, हाँ, आत्ममंथन आत्ममंथन अपनी जगह, लेकिन अभी तो यही एहसास नहीं हो रहा है क्या ये चुनाव था। क्योंकि आज ही आपके आने से पूर्व मैं एक आर्टिकल पे काम कर रहा था, हॉब्सन्स चॉइस। क्या भारतवर्ष का चुनाव, बिहार का चुनाव हॉब्सन्स चॉइस की तरह हो गया है, जहां चॉइस नाम की चीज है लेकिन मूलतः वो चॉइस है ही नहीं। तो उस दृष्टिकोण से मैं मानता हूं, बाकी तो जो पार्टी को करेक्टिव मेजर्स लेना है लेगी, लेकिन ये सारी चीजें बेमानी होती, आपका ये सवाल भी नहीं होता अगर नतीजे इसके उलट होते या नतीजे इस स्केल के नहीं। आप बिहार से आते हैं, आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं, आप अपनी लोकोक्तियों के ज़रिए भी बातें बताते हैं संसद में, उस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये मेरी लाइन है कि कैश जो है वो बिहार में नया कास्ट है, ठीक है। तो क्योंकि आप बिहार से आते हैं, आप जानते हैं कि वहाँ पे 10 रुपये की भी वैल्यू क्या है। तो 10,000 रुपये दिया जाना वो तो वाकई में एक अपने आप में गेम चेंजर तो रहा ही है। उसके अलावा गठबंधन की जो कमियां थीं, उसके अलावा पार्टी में जो टिकट बंटवारा हुआ उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठे। उन विषयों पे आपका क्या कहना है? कि मेरा मानना है कि इन विषयों पर कोई एक व्यक्ति विशेष सिर्फ नहीं सोचेगा, एक सामूहिक चिंतन होता है, और वो सामूहिक चिंतन होगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, हमारी जो लीडरशिप है, लालू जी हों या तेजस्वी जी, हर चीज़ पे गौर कर रहे हैं। मैंने कहा ना, कभी तो मुझ जैसे व्यक्ति को ये चुनाव सा नहीं लग रहा है। चुनाव का आभास होना बेहद आवश्यक है। हार जीत अपनी जगह, मेरे लिए चिंता का विषय है ये स्केल, और ये स्केल, उसमें 10,000 की भी भूमिका है, उसमें इलेक्टोरल रोल्स की भी भूमिका है, उसमें चुनाव आयोग की चुप्पी की भी भूमिका है, उसमें हमारी शिकायतों की पावती तक न दिया जाना चुनाव आयोग का, उसकी भी एक भूमिका है। इन और तमाम अपने गठबंधन पार्टनर की क्या भूमिका? और मैं बता रहा हूँ, गठबंधन, जब द वेरी फैक्ट कि गठबंधन है, हम एक पार्टी तो है नहीं। अब आप देखिए कि चुनाव जीतने के बाद बिहार की एक पार्टी में क्या हो रहा है। अब हम बीते 48 घंटों में देखें, हमारे गठबंधन में कम से कम इस तरह की दिक्कतें नहीं थी। ऑर्गेनिक लेवल पर कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, सीट टू सीट, कॉन्स्टिट्यूंसी टू कॉन्स्टिट्यूंसी कुछ जो दिक्कतें थी वो सब काफूर हो जाती अगर नतीजे फेवरेबल होते। चूंकि नतीजे फेवरेबल नहीं है तो ये सवाल है। अब ये और तो इस मसले पर भी हम करेक्टिव मेजर्स जरूर लेंगे जहां आवश्यकता पड़े। ये पहले मुर्गी पहले अंडा वाली बात हो गई कि ऐसे नतीजे होते तो फिर विश्लेषण जाहिर सी बात है कि अलग होता।
लेकिन एक बात तो ये मानेंगे कि जो एक एमओआई समीकरण लेके लालू जी जो 90 के दशक में चले, जो कि आरजेडी पार्टी की कामयाबी का एक बहुत बड़ा आधार रहा, लेकिन समय के साथ कालांतर में ज़रूरत इस बात की भी महसूस की गई कि बाकी दूसरी पिछड़ी पार्टी जो जातियां हैं उनको जोड़ा जाए, जो अति पिछड़ा वर्ग जिसको कहा जाता है। आप लोग उसको जोड़ पाने में भी कहीं ना कहीं नाकाम रहे। वहाँ भाई मैं 90 में तो राजनीति में नहीं था, छात्र था, लेकिन 90, 95, 2000, 2005 के पहले चुनाव तक लाली जी को लोग गरीबों का नेता मानते थे। और जब गरीब का नेता कहते थे ना, तो उसमें कैटेगरीज नहीं होती थी कि मुसलमान, यादव, या कौन सा पिछड़ा, कौन सा अत्यंत पिछड़ा, या दलित में कौन सा दलित, कौन से नहीं। ये सारी चीज़ें 2005 के बाद एक सिस्टमैटिक कैंपेन में कह रहा हूँ, एक परसेप्शन मैनेजमेंट का गेम चला, जिसमें हमारी पहचान को महदूद करने की कोशिश की गई। हर बार अगर आप बूथ लेवल डेटा देखें तो हमारा आधार समूह सिर्फ एमवाई नहीं रहा, उसका क्वांटम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई जाति समूह आप नहीं बता सकते हैं बिहार में, कम या बेसी, जिसका हमें समर्थन ना मिला हो। इलाका वाइज जैसे चंपारण चले जाइए, कोसी आइए, दरभंगा मधुबनी का बेल्ट है, तो इन तमाम चीज़ों के बाद बहरहाल फिर भी मैं कहता हूँ ये तमाम चीज़ें योजनाबद्ध तरीके से इन पर चर्चा होगी और जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ कोर्स करेक्शन होगा। राजनीति से जुड़ा एक आखिरी सवाल, हालांकि बात में राजनीति का पुट आता रहेगा, तेजस्वी यादव के नेतृत्व पे भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। उमा भाई मैं बेहद ईमानदारी से एक बात कहता हूँ, कल को राजनीति में रहूं या ना रहूं, तेजस्वी यादव को कई वैसे लोग सवाल उठाते हैं जो संभवतः बहुत जानते नहीं है। हर नेतृत्व की अपनी कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ हो सकती हैं, कमियाँ हो सकती हैं, बुराइयाँ भी बात होती। उनसे बेहतर लिसनर मैंने कई लोगों के साथ देखता हूँ, पार्लियामेंट में मिलता हूँ, उनसे बेहतर लिसनर मैंने नहीं देखा। सुनना, और मैं कई दफ़ा अपने दोस्तों को और पत्रकार मित्रों को भी कह चुका हूँ कि अगर आप 8-10 विषय एक साथ लेकर उनके समक्ष जाएं और 1 घंटे की चर्चा के बाद उनको कहें कि थोड़ा हम लोग रिकैप कर लें क्या क्या बातें हुई, संभवतः उसी क्रम में वो बातें दोहरा दी जाएंगी। मैं आज के दौर में लिसनिंग, ज़्यादातर नेतृत्व बोलने में विश्वास करता है। लेकिन ये सब ठीक है, मतलब बहस और हम और आप बैठ के भी मैं भी आपसे अच्छी चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन राजनीतिक तौर पे मैं कामयाब हूँ ये उसकी गारंटी नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कुछ भी लीडरशिप क्वालिटी होती है उसको ज़मीन पर ट्रांसलेट होते देखनी जो पहली प्राथमिकता होती है, ताकि आपको चुनावी कामयाबी हासिल हो। तो उसमें, क्योंकि इस बार ये पॉइंट मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि ये माना गया कि तेजस्वी यादव जो हैं उन्होंने, हालांकि कई बार उनके हेलीकॉप्टर को रोका भी गया, जो उन्होंने ट्वीट और बाकी चीज़ों के ज़रिए बताया भी दुनिया को, कई बार उन्होंने फ़ोन के ज़रिए जो है संबोधित किया, लेकिन 2020 के चुनाव में मैंने काफ़ी एक्सटेंसिव कवर किया था, उसके मुकाबले इस बार जो है उनके कैंपेन में भी उतना ज़्यादा जोश उनकी तरफ से व्यक्तिगत तौर से नज़र नहीं आ रही थी। देखिए एक चीज़ उमा भाई, इसको थोड़ा हम लोग गौर से देखें। पहली चीज़ कि जाहिर है कि अगर कामयाबी नहीं मिलती अपेक्षित, 15 में कामयाबी मिली, 20 में मिली, 25 में उस स्केल पे तो जाहिर तौर पर नहीं मिला, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि 25 से पूर्व 22 से ही मैं कहूँगा, 22 ईस्वी से 25 तक कोई 10 दिन 5 दिन वो पटना में लगातार नहीं रहे, प्रमंडल, जिला, बल्कि पंचायत स्तर तक मीटिंग्स हुई हैं। खैर, दूसरी चीज मैं कहूंगा कि अगर आप इस बार का टाइमलाइन देखिए चुनाव का, ये इस बार दिवाली भी पहले आई, छठ भी पहले, और दिवाली और छठ फेस्टिविटी के साथ साथ बिहार के पब्लिक लाइफ में, सार्वजनिक जीवन में एक इनर्शिया भी लाता है। मतलब लोग मीटिंग लेना नहीं चाहते हैं, तो कैंपेन जो उस स्केल का था 20 वाले, जब लोग तुलना करते हैं तो वो पर्व त्योहारों की टाइमिंग को नहीं देखते हैं। इफेक्टिवली इस बार 12 से 14 दिन ही कैंपेन का था, और हम जैसी पार्टी जिनके पास संसाधन उतने नहीं है,
आप जिससे लड़ रहे हैं उनको संसाधन के बारे में सोचना नहीं पड़ता है। मतलब वो पूरी बैटरी ऑफ चीफ मिनिस्टर्स उतार देंगे, 20, 25, 30 हेलीकॉप्टर वो उतर देखिए, जाएंगे। राजनीतिक कामयाबी के लिए कोई भी किसी भी हद तक नहीं, जाता है तो वो लेकिन तो हम उस हद तक चाह के भी नहीं जा सकते, संसाधन नहीं है। उनके पास अभी चीफ मिनिस्टर्स हैं तो उतारते नहीं, हैं। अभी आपने फंडिंग के बारे में पढ़ा होगा, 3-4 दिन पहले आई थी कि 82% डोनेशंस जो है वो बीजेपी के पास, टोटल का 18% में पूरे देश की पार्टी है, और हम वहां भी शुमार नहीं तो होते। ये तो है कि भरोसा नहीं जीत पाए, चाहे पूंजीपति फंडिंग दे रहे हों या जहां कहीं से भी आ रहा है। देखिए, ऑपोजिशन पार्टी जो डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट से जूझ रही है, ये तो आप मानेंगे फिर? नहीं, मेरा मानना है कि जिसको आप कहते हैं डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट, वो ये नहीं है, ये थ्रस्ट है कैपिटल का, कि उसको किस प्रकार की राजनीति चाहिए। वो पैसे लगा रहे हैं लंबी रेस के घोड़े। मैं उसको डोनेशन नहीं, वो इन्वेस्टमेंट है। और क्विड प्रो को प्रूव हो चुका है कई दफा कि जो व्यक्ति सबसे बड़ा फंडर है, जिसके हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होते हैं, उसी के पास पोर्ट भी जाएगा, एयरपोर्ट भी जाएगा, उसी के पास सिटी डेवलपमेंट प्लान्स भी जाएंगे। शायद हम पूंजी के समक्ष उस लेवल के आत्मसमर्पण को तैयार नहीं है। लगता है मुझे कि बातचीत बड़ा गंभीर और मतलब भारी हो गया, तो इसको थोड़ा सा हल्का करते हैं। हम आते हैं सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर। बिहार चुनाव में भी काफ़ी इस्तेमाल हुआ। आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया जो है वो एक पॉजिटिव भूमिका निभा रहा है आज की राजनीति में, या वो एक और ज़्यादा भीड़ को इकट्ठा करने का माध्यम बन गया है? देखिए, इसमें कोई एक तरफा कोई पोजीशन व्यक्ति नहीं ले सकता। सोशल मीडिया ने मीडिया नामक चीज़ को थोड़ा डेमोक्रेटाइज भी किया है। डेमोक्रेटाइज किया इन द सेंस कि एक मोबाइल फ़ोन अगर किसी के पास है तो वो खबर बनाने वाला भी बन सकता है, खबर फैलाने वाला भी बन सकता है, स्प्रेड, जो कि पहले मोनोपोलाइज था। ये मैं मानता हूँ, ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को और हमारे कैंपेन्स को ये जो रील डिपेंडेंसी है ना, इससे निकलना हो। कमाई हो रही है उससे? नहीं, कमाई हो, लेकिन मेरा मानना है कि यूट्यूब लाइक्स या रील्स के व्यूज पॉलिटिकल कैपिटल आपके बन जाए, आपके वोटर में तब्दील हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है। मैंने सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि 2018 में आपने एक संसद में भाषण दिया था इसी विषय पे, और आपने कहा था कि भीड़ तो ऐसी होती है जो सभ्यता तक को नष्ट कर देती है, पॉलिटिकल पार्टी क्या चीज़ है। उस बात को 7 साल बीत गया। आपको लगता है वो भीड़ बढ़ी है और ज़्यादा? नहीं, भीड़ बढ़ी ही नहीं है, भीड़ का चरित्र बहुत गदला हो गया। मतलब ऑब्सिनिटी को आभूषण की तरह पहना जा रहा है। जो चीज़ें अश्लील आज से 10 वर्ष पूर्व कह सकते थे, आज वो आभूषण हो गया। आप जैसे आप ही की एक वीडियो को मैं देख रहा था, बांग्लादेश के संदर्भ में आप अपने देश को भी आईना दिखाने की कोशिश कर रहे थे, और ये वाजिब है, क्योंकि पूरा दक्षिण एशिया का भूखंड, मेरा मानना है, इसका मूल चरित्र एक है, क्योंकि हम एक ही थे। सरहदें बनी, अलग अलग मुल्क बन गए, लेकिन चारित्रिक तौर पर हम अभी भी कमज़ोर को दबाना चाहते हैं, चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो। हम डेमोक्रेसी रहे, हमारी भूमिका ज़्यादा महती, कंसिस्टेंट डेमोक्रेसी, पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है, अनलाइक बांग्लादेश और पाकिस्तान। लेकिन हमारे यहाँ भी जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ वो पड़ोस के मुल्कों से विलग नहीं है। वो एक कविता थी ना, संभवतः परवीन शाकिर के, भाई तुम भी हम जैसे निकले, अब तक कहाँ छिपे थे भाई, बहुत बधाई बहुत बधाई। तो वो बहुत मार्मिक कविता थी जी। ये भीड़ जो अब आ गई है ना, उस पर नियंत्रण भीड़ बनाने वालों का भी नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, मैं खुद सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहता हूँ और मैंने ये महसूस किया है, शायद गांधी जी ने कहीं लिखा था कि दुनिया को खतरा बुरों की बुराई के कारण नहीं, अच्छों की दुर्बलता के कारण होता है। क्योंकि डोमिनेंस जो है वो आपके मुताबिक वो लोग कर रहे हैं जिनको नहीं करना चाहिए, और तथाकथित अच्छे लोग, देखिए मैं अच्छाई और बुराई के बीच मैं किसी को नहीं कह सकता कि वो बुरे ही हैं, तथाकथित बुरे और तथाकथित अच्छे। तो जो तथाकथित बुरे लोग हैं वो डोमिनेट करते हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि उन्होंने उसको अपना थाती बना लिया है। तथाकथित अच्छे लोगों का दूर रहना भी क्या इस समस्या के पीछे की वजह है? ये बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से।
देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कि तथाकथित अच्छे लोग वल्नरेबल भी बहुत हो गए हैं। अच्छे लोगों को लगता है कि कोई अगर आज की डेट में अगर आप ये कहें कि पूरे साउथ एशिया को एक साथ बैठ करके, तमाम राष्ट्राध्यक्षों को एक साथ बैठ करके अपने अपने मुल्क में माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने का एक साझा प्रोटोकॉल विकसित करना चाहिए, साझा शपथ पत्र। कई लोगों को ये चीज नागवार गुजरेगी। अगर मैं दीपू दास की हत्या के लिए चिंतित हूं, क्या अपने देश में मॉब लिंचिंग के लिए चिंतित ना हो? उत्तराखंड में अभी क्या अभी उत्तराखंड में हुआ? क्या वो चिंता मेरी गैर वाजिब है? क्या ऐसे सरोकारों के सपने देखना? लेकिन मुझे पता है लोग उसको उस दृष्टिकोण से नहीं लेंगे जिस दृष्टिकोण से मैं चाहता हूं कि जो गांधी ने कहा था, आपने गांधी को कोट किया, द टेस्ट ऑफ ए सिविलाइजेशन लाइज इन द फैक्ट हाउ डज इट ट्रीट इट्स ओन माइनॉरिटी पॉपुलेशन। अपनी अकलियत को, अपने अल्पसंख्यक समुदाय को ये सारे मुल्कों में बिसरा दिया गया है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, ये जो पूरा भूखंड है, और ये इतिहास एक दो दिन की चीज नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि उमा भाई और हम आज बात कर रहे हैं और आज ही सब कुछ नियत हो जाएगा। ये दशकों तक हमें सालेगा, रिश्तों में रिसावट आती रहेगी। आपने अभी इतिहास की बात की। एक सवाल मेरे जहन में है कि अगर आज की बात करें तो आने वाले कई वर्षों के बाद इतिहास कैसे देखेगा भारत को? देखिए, मेरा मानना है कि आने वाले कई वर्षों बाद ये ज़रूर देखेगा कि इस पीरियड में, इस कालखंड में, और ये कालखंड मैं सिर्फ मोदी जी के कालखंड को नहीं मानता हूँ, मैं उससे 5-10 बरस पीछे भी जाऊँगा, आगे भी आऊँगा, क्योंकि जो न्यू नॉर्मल हमारे देश में बन गया, जहाँ नफरत नई इकोसिस्टम का हिस्सा हो गया, घृणा अब कहीं गली नुक्कड़ पे कोने में कोई चुपचाप नहीं बोलता है, वो सार्वजनिक जीवन की जुबान बन के रह गई है। इस पीरियड को लोग जब याद करेंगे आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद, तो ये एहसास सबको होगा, उनको भी जिन्होंने नफरत की नुमाइश लगाई है। ये नुकसान सबका होता है। आज की तारीख में दक्षिणपंथी राजनीति को लेकर कई सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की ये भी राय है कि जो दक्षिणपंथी राजनीति का जो उठान हुआ है उसकी पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं तब डाली गई जब मुस्लिम अपीजमेंट की, जो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की जो नीति है वो अपनाई गई। उमा भाई, अव्वल तो ये अपीजमेंट का पूरा मैं अपनी यूनिवर्सिटी में भी जब पढ़ाता था, चाहे वो जामिया मिलिया हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, मैं अक्सर कहता था कि अपीजमेंट ये एक राजनीतिक उपकरण था, शब्दावली गढ़ी गई थी। अगर आप मेरे क्लास के स्टूडेंट हो या ये हैं, तो मैं अगर अपीज करूँगा तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ? आपको बिना परीक्षा में बैठे हुए नंबर दे दूँ, या गलत आंसर पर भी आपको पास कर दूँ, आप क्लास में उपस्थित नहीं है लेकिन आपको अटेंडेंस दे दूँ। ये अपीजमेंट के कुछ मतलब इंस्ट्रूमेंट, कुछ इंडिकेटर्स हो सकते थे। क्या मुसलमानों को इनमें से ऐसा कुछ मिला? सच्चर को देखिए, रंगनाथ मिश्रा को देखिए। मैं इन दोनों कमेटी का इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि बहुत एग्जॉस्टिव ये स्टडी थी। अपीजमेंट एक शब्द, एक भाव के साथ गढ़ा गया। और एक चीज मैं जरूर यहां कहूंगा, ऐतिहासिक तौर पर मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि हिटलर ने एंटी जूइश सेंटिमेंट इन्वेंट नहीं किया, वो जर्मन सोसाइटी में था। ही बिल्ड ऑन इट। उसे पता था कि जर्मन समाज में क्या अंदर, सतह के अंदर ये फीलिंग्स हैं। उसी तरह हमारे भी समाज में एक मुस्लिम, या मैं कहूँगा कि एक अदरनेस का भाव था। और जो मौजूदा निज़ाम है या इनके जो प्रीडिसेसर थे, उन्होंने इस पर काम किया कि आपकी सफलताओं असफलताओं के लिए, आपकी परेशानियों के लिए, आपके जॉब के लिए अगर आप देखें तो आप ब्लेम ट्रांसफर करते रहे, जिसको कहते हैं शिफ्टिंग द ब्लेम। आपने सच्चर कमेटी की बात की, उससे जुड़ा मेरा एक सवाल है, क्योंकि आपने इसका जिक्र किया। सच्चर कमेटी में क्या कहा गया था, जिस एक पंक्ति को बीजेपी ने बहुत प्रचारित किया कि
संसाधनों पे पहला हक अल्पसंख्यकों का है, मुस्लिम का नहीं, अल्पसंख्यकों का। अल्पसंख्यक में बौद्ध भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, सब आते हैं। कांग्रेस ने 2014 तक, अगेन यूपीए सरकार के ज़माने की बात है और क्योंकि आप साथ रहे हैं तो इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ, कायदे से ये सवाल कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए, लेकिन उस नैरेटिव को जो बीजेपी ने बिल्ड ऑन करना शुरू किया उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं समझी। 2014 के बाद उन्होंने तोड़ने की ज़रूरत समझी और तब ये कहा जाने लगा कि इसमें ये नहीं लिखा है, ये लिखा है, क्योंकि उस समय कांग्रेस को ये सूट करता था कि अगर बीजेपी आरोप लगा रही इसके ज़रिए आप मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं तो जाने दो, एक सोसाइटी में इस बात को जाने दो ताकि हमारा वोट बैंक पुख्ता हो। ये बहुत महीन बात मैं कर रहा हूँ, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि हम में से बहुत पॉलिटिकल पार्टीज 14 तक ये जो मीडिया की ताकत है इससे वाकिफ नहीं थे। मैं सीधे तौर पे ये जी लगता था कि कोई अगर इस तरह की झूठा प्रचार करेगा ना तो मीडिया के ही कोई साथी उसको रिफ्यूट कर देंगे दस्तावेज दिखा करके। 14 तक या बात हाँ, करें? 14 तक की मैं बात कर रहा हूँ। हम लोगों को थोड़ा देर से समझ में आया कि मीडिया में जब कोई नैरेटिव बिल्ड होता है और अगर आप सामने आकर के उसको रिफ्यूट नहीं करते हैं तब तक देर हो चुकी थी। 19 का चुनाव सर पे आ गया। 14 तक आप सिर्फ मेन स्ट्रीम, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहे हैं या सोशल मीडिया? क्योंकि तब तक सोशल मीडिया की ताकत भी 14 में सोशल मीडिया उस ताकत में नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री जो बने मोदी 14 में, मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री ने सबसे पहले इसका उपयोग करना शुरू किया। लेकिन हमें तब तक भरोसा था क्योंकि हमने इसी मेन स्ट्रीम मीडिया को सरकार से तमाम विज्ञापन लेने के बावजूद सरकार को कटघरे में खड़ा करता देखा था, तो यकीन था कि शायद अपना वो चरित्र, अपनी वो भूमिका ये नहीं भूले होंगे। नोटिस तो उस टाइम पे भी आते थे, हाँ, आईएनबी यूनिवर्सिटी से आते थे, लेकिन आप ये लेवल आपने कभी नहीं देखा होगा। मैंने तो नहीं देखा। मैं तो अखबारों में तब भी लिखता था, अब भी लिखता हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि मोस्ट लिबरल और प्रोग्रेसिव न्यूज़पेपर्स में ऑल्टरनेटिव व्यूज छोटे होते जा रहे हैं। अगर 5 कॉलम में राइट विंग पोस्चर है, 5 डिफरेंट कॉलम्स, एक छोटा कॉलम मिलेगा वैसे विचार के लिए जो उस नैरेटिव के खिलाफ जाता है। मैं उस दृष्टिकोण से ये बात दोहराना चाहता हूँ कि सच्चर कमेटी ने कई हकीकत सामने रख दी थी। रिप्रेजेंटेशन का क्या हाल है, एजुकेशन का क्या हाल है, एलिनेशन का क्या हाल है, और उसके कोई चर्चा नहीं है, उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं होती है। और ये दुखद है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आप देश की तरक्की की कल्पना बाकी अवयवों के बगैर नहीं कर सकते। अगर आपके देश में सैनिटेशन वर्कर्स की ये हालत है कि अगर गैस रिसाव से लोग मरे और अगले दिन आपके लिए वो आंकड़े 5 मर गए, सीलमपुर में 3 मर गए, फलाना जगह 2 मर गए, वो कौन थे? वो क्यों एक ही जाति वर्ग से आ रहे हैं? ये हमारी चिंता का में शुमार नहीं होता है। तो ये तो नैरेटिव आपने सही कहा ना कि नैरेटिव जब जो बनाता है, जो उसमें रचता बसता है, तो वो तो उसका एडवांटेज लेकर जाएगा ना। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, हमारे चुनाव हॉब्सन्स चॉइस बन के रह गए। फाइनेंशियली हम वल्नरेबल, पूरा समाज एक लेवल पे पोलराइज हो चुका है। मैं इस समाज में अनएम्प्लॉयमेंट की बात कितनी बार होती है? आप कह रहे हैं मुद्दे की बात होती नहीं है। मुद्दे की बात हो कैसे? जैसे मेरी एक पंक्ति है कि राष्ट्रवाद के चिलम में जो धर्म की अफीम पिला दी गई है, तो उसमें ज़्यादातर जो लोग हैं डूब उतर रहे हैं। आज घर में क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, उससे ज़्यादा लेना देना नहीं है। सवाल ये है कि यहीं पे तो क्वालिटी ऑफ लीडरशिप जो है वो सामने आती है कि कैसे खींचकर पब्लिक को उन मुद्दों पर लाया जाए, वो लीडरशिप दिखाने की ज़रूरत है। वो इस मामले में थोड़ा, मैं चूँकि इतिहास का छात्र रहा हूँ, तो चूँकि हमारी बातचीत के क्रम में एक बार आया कि दक्षिण पंथ का ये जो उभार है पूरी दुनिया में, इसका एक साइकिल होता है उमा जी। और मैं नियतिवादी दृष्टिकोण से नहीं बोल रहा हूँ, डेस्टिनी के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कई दफ़ा क्या होता है कि एक समाज में जब चर्निंग होती है, एक खास विचारधारा का उदय होता है, और ये दक्षिण पंथ के उदय का क्षण था। कई लोग वामपंथ या सेंटर राइट को आज के दिन खारिज कर रहे हैं, या
उनकी ऑबिचुअरी लिख रहे हैं, मैं नहीं मानता। मेरा मानना है कि इसकी अपनी एक साइकिल होती है और ये साइकिल अब ढलान पे है। दुनिया के कई देशों में, लैटिन अमेरिका में, जैसे मैं बताऊं, ब्राज़ील एक ताज़ा उदाहरण है। प्रोग्रेसिव फोर्सेस शायद उस जुबान को विकसित नहीं कर पाई बीते कुछ वर्षों में जो जुबान बोली जानी चाहिए थी। ये अनएम्प्लॉयमेंट हो, इनकम इनइक्वालिटी हो, ये लोगों को हिट कर रहा है। लेकिन जैसा आपने कहा कि धर्म और राष्ट्रवाद के बीच का फर्क खत्म, और तो और एक जो सबसे बुरी चीज हुई है और बड़े स्केल पे हो गई है कि राष्ट्र, देश और देश की सरकार एक हो गए। सरकार की आलोचना, देश की आलोचना, ये जिस देश में इस तरह के प्रयोग किए गए अतीत में या वर्तमान में किए जा रहे हैं, वहां सरकार का नुकसान नहीं होता, देश का नुकसान होता है, देश के युवाओं का। लेकिन फिर भी मैं इसको साइक्लिकल फेज में देखता। नहीं, आप बहुत गुड बात कह रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको रोक के ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप जब मीडिया पे आरोप लगाते हैं, मीडिया के सबसे बहुत बड़े वर्ग पे, कि उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, मुझे तो ये लगता है, क्योंकि 30 साल मुझे भी हो गए इस प्रोफेशन में, आप लोगों ने भी मीडिया को छोड़ा, आप लोगों ने ज़रूरत नहीं समझी, दूर रखा। और आज तो व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए इन्फॉर्मेशन आता है और लगता है कि चलो यहाँ से डायरेक्शन आ रहा है और उसके बाद टीवी पे ये दिखाया जा रहा है। एक ज़माना था जब वो डायरेक्शन कहीं फ़ोन कॉल के ज़रिए ही आता था, तब सोशल मीडिया या व्हाट्सएप एग्जिस्ट नहीं करता था, व्हाट्सएप ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता था। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि सालों साल से एक जो ज़रूरत नहीं है मीडिया की, ये एक भाव रहा है। और वो भी एक आप कह सकते हैं कि मीडिया के एक बड़े वर्ग में एक जो वितृष्णा पैदा हुई, एक जो बिलगाव पैदा हुआ, वो भी पे कर रहा है। आप मानेंगे? देखिए, मैं इनकार से पूरी तरह नहीं कर सकता, लेकिन एक बात कहूँगा, मीडिया जिस दौर में हम भी, मतलब मैं अपने जीवन के विद्यार्थी जीवन से लेकर तो कांग्रेस की ही सरकार देखी थी हमने, तो आलोचक थे, मीडिया भी आलोचक हुआ करती थी। फिर वो दौर भी देखा जब यूपीए की, जब मैं राजनीति में आया तो यूपीए को लेकर के भी आलोचना बहुत ज़बरदस्त। तो मीडिया को लेकर के एक चीज़ हमें हमेशा लगती थी और आज भी लगती है, मैं ये आपको कहूँ कि उन्हें भी पता है क्या हो रहा है, मे बी समडे दे विल चेंज। लेकिन वो जो चेंज हमने विजिबल नहीं देखा ना, उससे हम भी थोड़े अंतर्मुखी हो गए। नहीं, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, क्योंकि मैं इस पेशे में काम करता हूँ और बहुत तरह के अनुभव रहे हैं। होता क्या है कि बहुत सारे पत्रकार जो हैं, जिनको एक ख़ास नाम से कहा जाता है, अगर व्यक्तिगत तौर पे उनसे बात करता हूँ ना, उनके अंदर भी पत्रकार ज़िंदा है। लेकिन क्या है कि रोज़ी रोटी का या जो कुछ भी, जो पोजीशन, जो ओहदा, जो सैलरी, जो कुछ भी वो पा रहे हैं, उनकी चिंता उनको ज़्यादा है। अब ये दो-धारी तलवार है। आप कहेंगे कि इससे बाहर निकल कर बात करना चाहिए, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी ये ना आए कि मैं इनके साथ अलाइन करूँगा, और ये वाकई में, क्योंकि पत्रकार जाके आपको चुनाव जितवा के नहीं ला सकते, तो अगर आपकी लीडरशिप इस रूप में नज़र आई, क्योंकि बात होती है कि आज की तारीख में विकल्प नहीं है, तो एक वैकल्पिक लीडरशिप जो है वो आप सामने रखेंगे, और कलेक्टिवली, मैं सिर्फ आपकी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि कुछ लोगों का मन आप बदल पाएँ। आपको लगता है ऐसा? मैं वो एक तरीका है, लेकिन मैं एक दूसरी चीज़ कहूँगा। मैंने कई फिल्मों का नाम ले सकता हूँ, लेकिन एक फिल्म का नाम लूँगा, गुड नाइट एंड गुड लक। ये एक प्राइम टाइम टेलीविज़न शो था, और मैकार्थिज्म जब यूएस में एक तरह से पॉलिसी थी कि जो भी थोड़ा लेफ्ट लिबरल दिखे उसको उठाओ, मरवा दो, निकलवा दो। और उसमें भी मैंने उस शो में जो थे उनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते देखा। या दूसरी एक है द पोस्ट, वह संभवतः वॉशिंगटन पोस्ट से ही रिलेटेड ये पूरी खबर है, वियतनाम वॉर के क्लासिफाइड फाइल्स से। हम व्यक्तिगत तौर पे मैं पत्रकारिता को उस रूप में देखता रहा। ठीक है, वो हाँ, गुड नाइट गुड लक का हाँ, जो स्लोगन है, मैं वो उस ज़माने की बात है जब एक वैकल्पिक मीडिया, वो तो ठीक है, वो अपनी बात पे डटे रहे, टिके रहे, लेकिन अब जबकि आपके पास एक वैकल्पिक मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पे सोशल मीडिया उपलब्ध है, फिर भी आप उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपकी बातों से आंशिक रूप से सहमत हूँ। ये कहीं ना कहीं कमी रही है, और उस कमी को दुरुस्त करना हमारे हक में, मीडिया के हक में, और सबसे बड़ी बात है देश के हक में
बेहद आवश्यक है। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं संसद में जो आप बोलते हैं, कितनी तैयारी करते हैं एक भाषण के पहले, तैयारी करता हूँ क्योंकि या स्वतः स्फूर्त होता है कई नहीं, बार? स्वतः स्फूर्त नहीं होता है, तैयारी करता हूँ। और मैंने एक जो चीज- नोक झोंक होता है वो स्वतः स्फूर्त होता नोक झोंक मुझसे कम संभवतः मतलब मैं अगर अपने स्पीचेस को, इंटरवेंशन को देखूं, मुझको आज तक टोका टोकी नहीं हुई। है। नहीं, एक अभी जैसे 2018 के भाषण की बात करूं, जब किसी ने कहा वक्त ज़्यादा नहीं, आसन ने कहा वक्त ज़्यादा नहीं है, आपने कहा पता है वक्त ज़्यादा नहीं लेकिन वक्त खराब है। तो ये जो प्रत्युत्पन्नमति जो हाँ, जो हाजिर जवाबी, वो उसके पीछे थोड़े मेरे क्लासरूम का भी योगदान है उमा जी। मैं जब टीचिंग में आया तो मैंने एक कसम ली थी, मैं नोट्स लेके नहीं पढ़ाऊंगा। उसकी वजह से मुझको हर क्लास से पहले वो बच्चों की तरह जैसे परीक्षा से पहले तैयारी करनी होती थी। मेरे लिए हर क्लास, आज मुझे पढ़ाते हुए 31 वर्ष हो चुके हैं, 94 से 93 से 32 वर्ष, और मैंने नोट्स नहीं लिए। एट द मोस्ट अगर रखा तो एक कार्ड पे पॉइंटर्स कि मुझे ये सारी चीज़ें कवर कर लेनी है। उसमें से भी अधिकांश वक्त जो आप कह रहे हैं कि इस स्वतः स्फूर्त होने के चक्कर में पॉइंट्स कवर नहीं होते हैं, लेकिन मैसेज ओवरऑल चला जाता है, तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन कई बार आप कुछ विवाद भी पैदा कर देते हैं। ठाकुर का कुआं, मैं कितनी दफ़े, एक तो BBC से भी बात हुई, फिर मैंने अखबार में लेख भी लिखा, कई लोगों ने और लिखा। मैं सबसे बड़ी चीज़ बताऊँ, उस दिन मुझको डोमिनेंस के बारे में बोलना था। मैंने 2-3 कविताओं में स्ट्रगल किया। ये कहानी पहले मूलतः मैंने पढ़ी थी प्रेमचंद जी की, उसके बाद इस कहानी से प्रेरित वो कविता थी। मैं फिर भी सावधान था। मैं आपको बताऊं, मैं जान रहा था कि मेरे समाज में अलग अलग संवेदनाएं, मैंने कहा कि वो मेरे अंदर भी प्रभुत्व, वो डोमिनेंस हो सकता है। तो डोमिनेंस के मेटाफर के रूप में इसका मैंने इस्तेमाल किया था। लोगों को बेजा लगी, लोगों के रिएक्शंस उस पे हुए, और ठीक उससे 15 दिन पहले या 1 महीना पहले मैंने पेरियार की सच्ची रामायण का पाठ, एक अंश उसका सुनाया था। मुझे लगता है कि इस देश में अगर मैं आज कबीर के दोहा को कहूँ, जो तू बाभन बाभनी जाया आन बाट काहे नहीं आया, जो तू तुरक तुरकनी जाया भीतर ही खतना काहे न कराया, आज इस पर भी विवाद हो सकता है। मतलब मुझको लगता है कि हमारे देश के स्वस्थ चिंतन के लिए ये ठीक नहीं। संसद के भीतर का माहौल कैसे बदला है? आप 7-8 साल से हैं संसद में, पहले के मुकाबले अब। देखिए, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि राजनीति का जो स्वरूप या चरित्र बाहर चुनावों में दिखता है, वो संसद तक पहुँच गया है। सांसदों के बीच के रिश्ते में वो परिलक्षित होने लगा है। मैं अक्सर मानता हूँ कि हम प्रतिस्पर्धी हैं विथ 2 अल्टरनेटिव वर्जन्स ऑफ इंडिया और इंडियाज़ ग्रोथ स्टोरी, या कैसे आगे बढ़े हैं। हमारी प्रस्थापनाएं एक दूसरे से अलग है, लेकिन हम दुश्मन नहीं हैं। हमारी पूरी शब्दावली वॉर वोकैबुलरी। थोड़ा उदाहरण देके बताइए। जैसे मैं बताऊं, अगर संसद के बाहर भैंस मंगलसूत्र मुजरा बोला जाता है, तो संसद में उसका परिलक्षण होता है। वही शब्द वहां भी दोहराए जाते हैं, पहले नहीं होता। अपने साथी सांसदों के लिए। मतलब मैंने तो संसद में तो 18 से हूँ, लेकिन मैं संसदीय प्रणालियों को पढ़ता रहा हूँ, स्पीचेस पढ़ता रहा हूँ, और मैंने कभी किसी स्पीच में कभी ऐसा भाव नहीं देखा कि अगर विपक्ष छोटा है, जैसे नेहरू के टाइम के 3 जो पार्लियामेंट थे, विपक्ष बहुत छोटा था, लेकिन जो एक गरिमामय माहौल में विपक्ष को सुना जाता था, आज उसका अभाव है। सत्ता पक्ष ज़्यादा अग्रेसिव हो गया। सत्ता पक्ष को ये लगने लगा है कि वो नेचुरली अग्रेसिव हो या ना हो, अग्रेशन उनका आभूषण हो गया है। उनको लगता है ये अग्रेशन बिक रहा है, ये अग्रेशन लोग पसंद कर रहे हैं। वो देखते हैं कि पीएम देशद्रोही तक की संज्ञा दे देते हैं। अब ये बताइए मुझको, देश की मोहब्बत किसी पॉलिटिकल पार्टी की कॉपीराइट तो नहीं होती। मैं हो सकता हूं एक भी चुनाव ना जीत पाऊं, तो क्या मैं देशद्रोही हो गया? देश से अगर मैं मोहब्बत करता हूं तो मैं सरकार से सवाल पूछूंगा, सरकार यूपीए की हो या एनडीए की हो।
तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी या विपक्षी पार्टियों को देशद्रोही कहने का चलन या पाकिस्तान के साथ होने का चलन जो है वो बढ़ता ये गया दुनिया है। के किसी और देश में नहीं देखेंगे। जैसे मैंने हाल में चुनावी मंच से, रैलियों से तो समझ में आती नहीं, है बात। अंदर आपके में कहने का मतलब है कि अंदर संसद में अगर बोला जाता है, अंदर में, और मैंने कहा अब मतलब अंदर में ऐसी ऐसी बातें आप कह जाते हो, तथ्य विहीन, आधार विहीन, आप ये नहीं सोचते हो कि संसद की बातों को लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं। मुझे दुख इस बात का है कि कल को जब इस दौर का संसदीय इतिहास लिखा जाएगा तो चर्चा में कई सारी ऐसी चीजें आएंगी जिससे हमें खुशी नहीं होगी। अगर इस सत्ता प्रतिष्ठान के बारे में तल्ख टिप्पणी होगी तो मुझे दुख भी होगा, क्योंकि मैं इसी दौर में संसद में था। लेकिन संसदीय लोकतंत्र में व्यावहारिक पक्ष ये है कि सत्ता प्रतिष्ठान को बहस का मयार, इसका मिजाज ऊपर उठाना होगा, क्योंकि आपके पास सत्ता है, आपके पास नंबर है, आप उस दृष्टिकोण से चलें। आप बहुत साहित्यिक होकर भी बोलते हैं, काफ़ी लोकोक्ति का इस्तेमाल करते हैं और आपके जो भाषण हैं वो काफ़ी वायरल होते हैं। तो एक सवाल इससे कि कैसे करते ये सब? देखिए, एक तो लिटरेचर का स्टूडेंट भी रहा हूँ, मतलब स्टूडेंट तो लिटरेचर का नहीं रहा, पढ़ना शौक है। और बांग्ला से अनुदित हिंदी साहित्य, उर्दू से अनुदित हिंदी साहित्य की अपनी विरासत, अंग्रेजी लिटरेचर, उसको भी पढ़ा है और अभी भी पढ़ता रहता हूँ। तो अक्सर मेरा ये भी मानना है कि एक छोटी कविता, 2 लाइन की कविता या एक मुख्तसर सा कोई शेर लंबे प्रोज से बेहतर मैसेज कन्वे कर देता है। छोटी सी एक चीज होती है। अब जैसे देखिए ना कि फैज़ का ही वो जो है, ये दाग दाग उजाला, ये सब गजीदा शहर, हमें इंतज़ार था जिसका ये वो सर, तो एक चीज़ को कन्वे करता है कि हम जिस उम्मीद में थे, हमें वो उम्मीद में नाकामी मिली है। पार्टीशन के वक्त में उन्होंने लिखा था। तो इस तरह से पोइट्री का ये एक, हम अगर एक बहुत पॉपुलर शेर देखिए, वो कहते हैं, चाहे गीता बाँचिए या पढ़िए कुरान, मेरा तेरा प्यार ही हर पुस्तक का ज्ञान। अब ये इस पर मैं लंबी तकरीर करूं और अगर ये 2 लाइन लोगों तक जाए तो मैसेज कन्वे होता है। साहित्य जो है वो राजनीति को मानवीय बनाती है और आप काफ़ी साहित्य का इस्तेमाल भी करते हैं जो कि साफ दिखाई पड़ता है। अगर कोई आज आपसे पूछे कि सच लिखना ज़रूरी है या सुरक्षित लिखना ज़रूरी है, क्या कहेंगे आप? मैं किसी भी दिन सच को ही कई पक्ष में रहूँ। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात? पॉलो फ्रेरे एक ब्राज़ीलियन एडुकेटर थे, पूरी दुनिया में पढ़े जाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। उनकी किताब थी पेडागॉजी ऑफ होप, जिसमें वो कहते हैं कि जो लोग धारा के विपरीत चलते हैं वो बहुत विलासिता और ऐशो आराम की उनकी ज़िंदगी हो, इस ख्वाब को दरकिनार कर दें। मैं समझता हूँ धारा के खिलाफ चलना इस मुल्क में बेहद ज़रूरी है आज की डेट में, और जिसके लिए सच लिखना, सच बोलना, चाहे वो सच मुझे ही क्यों ना करवा लगे, ये बेहद आवश्यक है। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया, और हम चाहेंगे कि फिर आपसे आगे भी बात करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। हमने बातचीत को शायद थोड़ा ज़्यादा, ये मेरी वजह से हुआ है कि बोझिल बना दिया, क्योंकि राजनीति ज़्यादा केंद्रित रही, लेकिन आपके मानवीय पहलू को लेकर हम फिर कभी आपसे बात करना चाहेंगे। और अगली बातचीत हमारी साहित्य सिनेमा पर होगी, जब कभी वो बातचीत हो, संभवतः अगले वर्ष। साहित्य सिनेमा जिसमें राजनीति आ जाए जी तो चलेगा। शुक्रिया बहुत बहुत। तो आपने मनोज कुमार झा जी के साथ हमारी बातचीत सुनी। आपको अगर ये बातचीत अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा, और किन शख्सियतों से बातचीत आप देखना चाहते हैं ये भी हमें बताइएगा। फिलहाल नमस्कार।